दोस्तों, काफी समय से भारत के बारे में बात की जाती है कि भारत में इस समय विदेशी निवेश इस सरकार के आने के बाद बहुत खुल के आ रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिला है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस साल जितना बाहर की कंपनियों ने एफडीआई के रूप में निवेश किया है, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो विदेशों में रहने वाले 2 करोड़ भारतीयों ने देश में भेजकर ऐसा इतिहास रचा है कि पूरी दुनिया में आज देश इनवर्ड रिमिटेंस के मामले में सबसे ऊपर आ गया है। यहाँ तक कि चाइना के लोग, जो कि पूरी दुनिया में कमाने के लिए फैले हुए हैं, वो भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनवर्ड रिमिटेंस है क्या और क्यों इस पर इतनी रिसर्च हो रही है। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं तो इनवर्ड रिमिटेंस का मतलब ये होता है कि जो भी भारतीय विदेशों से पैसे कमाने के इरादे से गए होते हैं या फिर वो वहीं पर रहते हैं, वापस से इंडिया अपने घर पर या रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, तो उसे ही इनवर्ड रिमिटेंस कहते हैं। इसका एक उल्टा मतलब भी होता है, आउटवर्ड रेमिटेंस, यानी कि भारत में रहकर कोई विदेशी अगर कमाई करता है और उसमें से पैसे अपने देश में भेजता है तो उसे आउटवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत में आउटवर्ड रेमिटेंस बड़ी मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि आमतौर से भारत में आकर विदेशों के लोग काम नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, बल्कि अधिकता है। इसलिए यहाँ से लोगों को माइग्रेट करके दूसरे देश जाना पड़ता है। अब अगर आप इस रेमिटेंस को समझ गए तो आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है। दरअसल पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात कही कि इस साल भारत इनवर्ड रेमिटेंस के मामले में सबसे ऊपर रहेगा और भारत से बाहर रहने वाले लोगों के द्वारा देश में करीब $100 बिलियन की रकम भेजी जाएगी। ये पहली बार होगा जब कोई देश इस आंकड़े तक पहुंचेगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत का रेमिटेंस पिछले साल के 7.5% से बढ़कर 12% तक पहुंच जाएगा। इस कारण 2021 में आए $89.4 बिलियन के रेमिटेंस की तुलना में इस साल $100 बिलियन का रेमिटेंस आएगा। अब अगर आप इस लिस्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें भारत के बाद मैक्सिको और उसके बाद कहीं जाकर भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान आते हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि $100 बिलियन के ऐतिहासिक मील के पत्थर तक पहुंचने के बावजूद भी ये भारत की जीडीपी का केवल 3% ही हो पाएगा। भारत के अलावा 2022 में रेमिटेंस में टॉप पर रहने वाले दूसरे देशों में मैक्सिको, चीन और फिलीपींस के होने की उम्मीद है। लेकिन दिलचस्प बात है कि चीन के रेमिटेंस में पिछले 4 साल में गिरावट देखी जा रही है। अब अगर आपको बताएं तो भारत में इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई करीब $84 अरब के आसपास ही रह गया है। इसलिए भारत की रेमिटेंस पर इतनी बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का रेमिटेंस क्यों ज्यादा है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो कारण दिए गए उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन में स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ये टर्म सुनकर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा एक टर्म है। दरअसल भारत से बाहर जाने वाले लोगों में अब सिर्फ वो मजदूर भरी नहीं है जो गल्फ कंट्रीज में जाकर थोड़े बहुत पैसे पर ही कमाई करके पैसे घर वापस भेजा करते थे, बल्कि आज भारतीयों के बेहतर क्वालिफिकेशन की वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की बेहतरीन कंपनीज और यहाँ तक कि वहाँ की सरकारी संस्थाओं में भी एक अच्छा खासा पद उन्हें मिलने लगा है, जिससे कि उनकी कमाई का ग्राफ ऊपर हुआ है। इसके अलावा इंडियन माइग्रेशन के डेस्टिनेशन में धीरे धीरे बदलाव हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा काम नहीं है, इसलिए देश से बाहर जाने वाले लोग गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी से हाई इनकम वाले देशों जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ईस्ट एशिया में सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में चले गए और ज्यादा पैसा घर भेज रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में रेमिटेंस अमेरिका और अन्य देशों में सैलरी में बढ़ोतरी और एक मजबूत लेबर मार्केट के कारण भी बढ़ा है। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर जिस पर सबकी नजर जानी चाहिए, क्योंकि यही वो फैक्टर है जिससे चीन का रेमिटेंस इस साल बहुत खराब रहा है, वो है वैक्सीनेशन और कोविड। दरअसल इस साल यानी कि 2022 तक भारत में लगभग हर इंसान को वैक्सीन लग चुकी है और भारत में कोविड के केसेस भी बहुत कम हो गए। इसलिए इस वैक्सीनेशन की वजह से दूसरे देशों में भारत के लोग बड़ी मात्रा में जॉब करने के लिए माइग्रेट हो पाए। और चीन में कोविड की क्या स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ दिनों पहले तक तो वहां की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर नागरिकों को घर में बंद करके रखा था, और जैसे ही उसे खत्म किया फिर से एक नए वेरिएंट के साथ चीन में लोग बीमार पड़ने लगे। इसी वजह से चीन से जाने वाले लोगों को दुनिया भर में कई देशों में एंट्री नहीं मिली और लोग उतनी बड़ी मात्रा में देश छोड़कर माइग्रेट नहीं हो पाए। यही हाल बाकी के भी उन देशों का था जहां वैक्सीन और कोरोना को उतना सीरियसली नहीं लिया गया। वहीं भारत में विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 जुलाई तक 13 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए विदेश जा चुके हैं।
वहीं जनवरी 2020 और जुलाई 2022 के बीच 28 लाख से ज्यादा भारतीय रोजगार के लिए विदेश हो गए। इस दौरान 4 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी ECR पासपोर्ट की जरूरत वाले 17 देशों में गए। इस समय अगर आपको बताएं तो 48 देशों में करीब 2 करोड़ भारतीय रहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 1.31 लाख लोग यानी कि 32% थे। उसके बाद बिहार का नंबर था, बिहार से करीब 70,000 लोग गए। वहीं 2020 में 7.15 लाख भारतीय नौकरी के लिए बाहर गए थे। 2021 में आंकड़ा बढ़कर 8.33 लाख हो गया। अगर प्रवासी भारतीयों की बात करें तो उनमें से ज्यादातर अमेरिका में पाए जाएंगे। खैर, अब अगर आपको इस रेमिटेंस के फायदे और नुकसान के बारे में बताएं तो बात फायदे से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात साफ है कि रेमिटेंस का भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम्स को स्मूथली चलाने में मदद करता है। भारत सरकार की योजनाएं जैसे स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम की सफलता में विदेशों से आने वाले रेमिटेंस का बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा ये रकम भारत की GDP को बढ़ाने में मदद करती है। यानी अगर हम GDP में इसकी हिस्सेदारी देखें तो आज करीब 3% की हिस्सेदारी इसी रेमिटेंस की है, लेकिन इसका नुकसान भी इसी में छुपा है। लेकिन पहले फायदे पर बात करें तो ये रकम सरकार के सामने खड़ी गरीबी की समस्या को भी कम करने में काम आती है। भारत में इस फंड के ज्यादा हिस्से का इस्तेमाल किसी फैमिली से गरीबी को दूर करने, हेल्थ स्टेटस में सुधार लाने, शिक्षा में सुधार के कामों में होता है। कोरोना काल में जब सरकार ने गरीबों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे, उस समय विदेशों से रेमिटेंस के रूप में आने वाले पैसों ने लोगों की जान बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि रेमिटेंस भारत के फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत बनाता है। दरअसल पिछले दिनों आपने सुना ही होगा कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहा है, जिससे रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है। फॉरेक्स रिजर्व असल में वो अमाउंट होता है जो आपकी दूसरे देशों के अमाउंट को इकट्ठा करके बनाया जाता है, जिसके दम पर हमारे देश की मुद्रा यानी रुपए की वैल्यू तय होती है। इसीलिए अगर रेमिटेंस ज्यादा आता है तो इससे रुपए को भी मजबूती मिलती है। अगर रुपया मजबूत होगा तो आयात का बिल कम होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 258 मिलियन यानी कि 25.8 करोड़ लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में रहते हैं। ऐसे में रेमिटेंस में कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इसकी इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस पर नजर डालें तो ऐसा नहीं है कि रेमिटेंस देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि आपको बताएं कि जैसे जैसे ये पैसे बढ़ेंगे देश की GDP उसके हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। तो GDP में अगर इन रेमिटेंस के परसेंटेज बढ़ गए तो ये हमारी खुद की ग्रोथ के लिए खतरा बन जाएगा। इसके अलावा इसकी वजह से अगर देश के ज्यादातर युवा पैसे के लालच में देश की जगह दूसरे देश चले गए और एक टाइम पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो देश में ही अच्छी वर्कर्स की कमी हो जाएगी और फिर हमारे पास अपना कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे कि दूसरे देशों से जो हमें FDI मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो जाएगा और कोई भी विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने से बचेगी, जिससे कि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान होगा। अब अगर हम एक और तरीके से इस पर ध्यान दें तो अगर इस रेमिटेंसी पर हमारी GDP आगे डिपेंड होती है तो उससे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई देश अपने यहाँ की इमिग्रेंट पॉलिसीज में बदलाव करता है या फिर से कोई कोविड जैसी ग्लोबल सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस समय तो भारत की GDP बर्बाद होने लगेगी, क्योंकि हम तो धीरे धीरे विदेशों की कमाई पर डिपेंड कर गए थे। इसीलिए रेमिटेंस अगर बढ़ता है तो ये तभी सही है जब इसके साथ साथ देश की GDP इंडिपेंडेंट रूप से ग्रो करे और इसकी परसेंटेज GDP में ज्यादा ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी इनवर्ड रेमिटेंस पर हमारी वीडियो। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।